नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा, आकांक्षी जिले देश की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग केंद्र और चुनाव वाले 5 राज्यों के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के ताड़देव इलाके की एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 161 करोड़ 16 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.31% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वालों को 3 महीने में एहतियाती टीके सहित कोविड रोधी टीका लगवाने की सलाह दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों को क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्गों के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने का आह्वान किया। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला इवजेनिया कोसेत्स्काया से होगा और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव, स्टेफानोस सित्सिपास और सिमोना हालेप चौथे दौर में पहुंचे। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी जिले देश की प्रगति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए इतिहास रच रहे हैं। देश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिले अपने प्रयासों से देश के विकास को गति दे रहे हैं। इन जिलों में हुई प्रगति प्रशासन और जनता के बीच जुड़ाव से संभव हो पाई है। इसके लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार बेहद अहम हैं। कम संसाधनों में भी बड़े परिणाम आ सकते हैं। आकांक्षी जिलों में देश की अप्रोच रही कि आकांक्षी जिलों के अनुभवों के आधार पर हमने कार्यशैली में निरंतर सुधार किया। हमने काम का तरीका ऐसा तय किया जिसमें मेजरेबल इंडिकेटर्स का सिलेक्शन हो, जिसमें जिले की वर्तमान स्थिति के आकलन के साथ साथ प्रदेश और देश की सबसे बेहतर स्थिति से तुलना हो, जिससे प्रोग्राम की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, जिसमें दूसरे जिलों के साथ हेल्दी कंपटीशन हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस को रिपीट करने का उमंग हो, उत्साह हो, प्रयास हो, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि गुड गवर्नेंस का प्रभाव क्या होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान सभी आकांक्षी जिलों में जनधन खातों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। आजादी के अमृत काल में देश का लक्ष्य है सेवाओं और सुविधाओं का 100% सैचुरेशन, यानी हमने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की उसके आगे हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और बड़े स्तर पर काम करना है। हमारे जिले में हर गांव तक रोड कैसे पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत कार्ड कैसे पहुंचे, बैंक अकाउंट की व्यवस्था कैसे हो, कोई भी गरीब परिवार उज्ज्वला गैस कनेक्शन से वंचित न रहे, हर योग्य व्यक्ति को सरकारी बीमा की व्यवस्था का लाभ मिले, पेंशन और मकान जैसी सुविधाओं का लाभ मिले। ये हर एक जिले के लिए एक टाइम बाउंड टारगेट होना चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री ने इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति तथा वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली।
श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। समग्र रूप से जब परिवर्तन नजर नहीं आता है तो जो जिले अच्छा कर रहे हैं उनमें भी निराशा आती है और इसलिए देश ने इन पीछे रह गए जिलों की हैंड होल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया। आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने देश भर में विकास और प्रगति के रास्ते की विषमताओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये सभी लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। निर्वाचन आयोग आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव तथा विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक करेगा। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड सुरक्षा उपायों का जायजा लिया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा रैली और रोड शो पर आज तक जारी प्रतिबंध को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अपना चुनाव प्रचार करने के लिए कुल 1798 मिनट का समय आवंटित किया है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि ड्रॉ के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 478 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 307, समाजवादी पार्टी को 303, कांग्रेस को 151, राष्ट्रीय लोकदल को 107, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 92, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को प्रचार के लिए 90-90 मिनट का समय दिया गया है। श्री तिवारी ने बताया कि सभी 7 चरणों के मतदान के प्रचार के लिए डीडी उत्तर प्रदेश चैनल पर 5 फरवरी से 5 मार्च के बीच 16 दिन दोपहर 1 बजे और 3 बजे ये प्रसारण होगा। बहुजन समाज पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस चरण में राज्य की 55 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। एक अन्य कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के 403 एलईडी प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव ने आज लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। पहले चरण के लिए कुल 815 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इस चरण में 58 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल 85 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा दी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में पार्टी के घर घर संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। यहाँ पहले चरण में चुनाव होना है। उन्होंने ब्रज क्षेत्र की 40 विधानसभा सीट के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी का चुनाव गीत भी लॉन्च किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 33 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने 15 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा को पठानकोट सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। नई दिल्ली में कल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए पार्टी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सूची में 12 उम्मीदवार किसान परिवार से हैं, 8 उम्मीदवार अनुसूचित जाति और 13 उम्मीदवार सिख हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ,
सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुंबई के तारदेव में एक आवासीय इमारत की 18वीं मंजिल पर लगी भीषण आग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। आज सुबह करीब 7 बजे आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। अग्निशमन अभियान में दमकल की 13 गाड़ियां, 7 वाटर जेटी समेत आग बुझाने के अन्य उपकरण लगाए गए। घायलों को इलाके के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। आसपास के घरों में फंसे लोगों की खोज के लिए पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा, आकांक्षी जिले देश की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग केंद्र और चुनाव वाले 5 राज्यों के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी जिले में करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के तारदेव इलाके की एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 161 करोड़ 16 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.31% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वालों को 3 महीने में एहतियाती टीके सहित कोविड रोधी टीका लगवाने की सलाह दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट्स को क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्गों के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने का आह्वान किया। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला इवजेनिया कोसित्स्काया से होगा और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव, स्टेफानोस सित्सिपास और सिमोना हालेप चौथे दौर में पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 161 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि कल 67,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कल 3,37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 2,42,000 लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 93.31% है। देश में अब तक 10,050 लोगों में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। अब तक 71 करोड़ 34 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये आज से लागू हो गए हैं। जोखिम वाले देशों से आए और भारत पहुंचने पर कोविड पॉजिटिव पाए गए यात्रियों का मानक नियमों के अनुसार उपचार किया जाएगा या पृथकवास में रखा जाएगा। उन्हें अनिवार्य रूप से पृथकवास केंद्र में नहीं रहना होगा। अन्य सभी नियम और अपेक्षाएं पहले के दिशा निर्देशों के समान हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आने से पहले और बाद की जांच से छूट दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर संक्रमण से उबरने के 3 महीने बाद ही एहतियाती डोज सहित सभी का कोविड रोधी टीकाकरण किया जाना चाहिए। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कोविड कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि कोविड संक्रमण से उबरने के बाद ही टीका लगवाना चाहिए।
जैसा कि पहले गाइडलाइन में बताया गया था कि अगर किसी को कोविड का संक्रमण होता है तो कोविड संक्रमण के बाद अगला टीका वो 3 महीने के अंतराल के बाद देना है, चाहे वो पहले टीके से पहले हो, 2 टीकों के बीच में हो, और अब जैसे 9 महीने के बाद प्रिकॉशन वाला टीका लगाना है और इसी बीच में किसी को कोविड का संक्रमण हो जाता है तो 3 महीने की प्रतीक्षा करनी है और उसके बाद कोविड का टीका लगाया जाएगा। केरल में कोविड संक्रमण में तेजी के मद्देनजर इस और अगले रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आज मध्य रात्रि से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे, केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। इस बीच राज्य में कल 41,668 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 368 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। 17,053 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में संक्रमण दर 43.76% तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए वो वैज्ञानिक रणनीति पर काम कर रही है और पूर्ण लॉकडाउन लगाना अंतिम विकल्प होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेटों का आह्वान किया है कि वे अपने अंदर नई सोच पैदा करें जिससे देश को उन पर गर्व हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैडेटों को संबोधित करते हुए आज उन्होंने कहा कि कैडेट्स बड़े सपने देखें, नए और सकारात्मक विचार रखें तथा अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे संकीर्ण ईर्ष्या, क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्ग की भावना से ऊपर उठें। आप सबके अंदर मुझे हमारे भारत की एक झलक दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं पर आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं पर रूट एक है। कहने के लिए तो आप लोग भारत देश के 17 अलग अलग डायरेक्टरेट से यहां आए हैं, पर उन 17 डायरेक्टरेट्स के बहाने मैं आप सब में अनेक क्षेत्र, अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां, अनेक रीति रिवाज देखता रहा हूं। देश भर के लाखों करोड़ों बच्चों में से कुछ बच्चे ही एनसीसी ज्वाइन कर पाते हैं और उनमें से भी बड़े कम बच्चे होते हैं जो इस रिपब्लिक डे कैंप तक पहुंच पाते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के 20 जिलों का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि जिला सुशासन सूचकांक जिला स्तर पर सुशासन मानदंड तय करने के लिए प्रशासनिक सुधारों की दिशा में उठाया गया प्रमुख कदम है। सुशासन इंडेक्स जो शुरू होगा, इससे जिले के तंत्र को सुधारने के लिए, उसको लोकाभिमुख कराने के लिए और उसको डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को होना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये सभी का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के इंडेक्स के अंदर समाहित किया गया है और इसी के आधार पर जब नंबरिंग होगा, सभी जिलों में स्पर्धा होगी तो अपने आप ही सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार ने नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 9 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल की जाएंगी। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस बार झांकियों का मुख्य विषय आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उड़े देश का आम नागरिक, जल जीवन मिशन, श्री अरबिंदो की 150वीं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के विषय पर झांकियां इस वर्ष समारोह का मुख्य आकर्षण होंगी। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला रूस की इवजेनिया कोसेत्स्काया से होगा। पुरुष सिंगल्स में मिथुन मंजुनाथ का सामना फ्रांस के अर्नॉल्ड मर्कल से होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में डेनियल मेदवेदेव, स्टेफानोस सित्सिपास, सिमोना हालेप और आयरना सबलेंका अपने अपने सिंगल्स मैच जीतकर चौथे दौर में पहुंच गए हैं। सिमोना हालेप ने डंका कोविनिक को 6-2, 6-1 से हराया।
पुरुष सिंगल्स में डेनियल मेदवेदेव ने बोटिकवान को 6-4, 6-4, 6-2 से हरा दिया। एक अन्य मैच में स्टेफनोस सित्सिपास ने बेनोइट पायरे को 6-3, 7-5, 6-7, 6-4 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की झलक। हमें वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। आज की इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी रोशन सिंह को। उनका जन्म 22 जनवरी 1892 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। रोशन सिंह आर्य समाज से जुड़े थे। वे अचूक निशानेबाज और अच्छे पहलवान थे। जब अंग्रेजों ने नवंबर 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्वयं सेवक कोर पर प्रतिबंध लगाया तो रोशन सिंह ने शाहजहांपुर जिले से बरेली क्षेत्र तक स्वयं सेवकों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के सश्रम कारावास पर बरेली के केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद रोशन सिंह राम प्रसाद बिस्मिल से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए। वहां रोशन सिंह को एसोसिएशन के युवाओं को निशानेबाजी सिखाने का कार्य सौंपा गया। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। बामरौली में HRA क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से धनी लोगों से वसूली के लिए सशस्त्र कार्रवाई करती थी। 25 दिसंबर 1924 को HRA ने महाजन बलदेव प्रसाद के घर पर हमला किया। रोशन सिंह ने इस कार्रवाई में प्रमुख भूमिका निभाई। बाद में रोशन सिंह को HRA के अन्य सदस्यों के साथ काकोरी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन सिंह ने इलाहाबाद की नैनी जेल से अपने रिश्तेदार हुकुम सिंह को पत्र लिखा। मनुष्य का जीवन भगवान की श्रेष्ठ रचना है और मैंने इस रचना के लिए बलिदान देकर ये सिद्ध किया है। मैं अपने गांव नवादा का पहला व्यक्ति हूं जिसने आप सबको, अपने भाई बहनों को गौरवान्वित किया है। इस नश्वर मानव शरीर के लिए पश्चाताप क्यों करना? किसी न किसी दिन तो ये समाप्त होना ही है। मैं प्रसन्न हूं कि अंतिम क्षणों में ध्यान लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो अपना कर्तव्य निभाते हैं या धर्म के लिए आत्मत्याग करते हैं उसे सदा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आपको मेरी मृत्यु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान की गोद में शांतिपूर्वक सोने जा रहा हूं। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए। महान स्वाधीनता सेनानियों को आकाशवाणी का शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी और लेखक तरुण राम फुकन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 22 जनवरी 1877 को आसाम के गुवाहाटी में हुआ था। देश के लिए असीम प्रेम के लिए उन्हें आदर के साथ असम का देशभक्त कहा जाता है।
जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान स्वाधीनता आंदोलन तेज हुआ तो उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने आसाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921 में महात्मा गांधी ने असम की यात्रा की और गुवाहाटी के भरालू मुख में ठहरे। फुकन गांधी जी के विश्वस्त सहयोगी थे। उन्होंने विदेशी वस्त्रोदाह यज्ञ भी किया और उसके साथ विदेशी चीजों की होली जलाई। जब अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित किया तो फुकन को गिरफ्तार कर लिया गया। वे नवंबर 1922 तक जेल में रहे। असमिया साहित्य में योगदान के लिए फुकन को 1927 में ग्वालपाड़ा सत्र में असम साहित्य सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फुकन समाज के वंचित वर्गों के शैक्षिक उत्थान सहित अनेक सामाजिक कार्यों में भी शामिल रहे। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन और स्त्री पुरुष बराबरी के लिए भी संघर्ष किया। वे महिलाओं से राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा करते थे। उन्होंने असम में खादी और अन्य स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। तरुण राम फुकन 28 जुलाई 1939 को मृत्यु तक राष्ट्रीय हित के कार्यों में संलग्न रहे। भारत माता के इस सपूत को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आज के संस्कृति संदेश में फिल्म अभिनेता राकेश बेदी ने कोरोना को हराने के लिए अपने अनोखे अंदाज में ये संदेश दिया। मित्रों, किसी भी बात को कहने का हर इंसान का अपना खास तरीका होता है। अब यहीं देख लीजिए, प्रख्यात फिल्म अभिनेता राकेश बेदी ने कोरोना को हराने के जो हथियार बताए हैं, उनका अंदाज तो हल्का फुल्का है, लेकिन असर बहुत गहरा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज कोरोना नाम की महामारी ने हमारे पूरे देश को अपनी लपेट में लिया हुआ है। एक दुश्मन तो वो होता है जो हमारी गली में आता है, हमको ललकारता है, हुंकारता है, और हम फिर ललकार सुन के बाहर आते हैं, हम भी ललकारते हैं, और फिर झगड़ा होता है, जंग होती है, लड़ाई होती है, हम उसको मार गिराते हैं, वो मर जाता है और हम जीत जाते हैं और हमको इस बात की खुशी होती है। लेकिन ये जो कोरोना नाम का हमारा दुश्मन है, इसको हराने के लिए हमको इसको ललकारना नहीं है, इसको हराना है तो अपने आप को छुपाना होगा, तभी ये हारेगा। जैसे वो बच्चे आइस पाइस नहीं खेलते, छुप जाते हैं, फिर वो दूसरा बच्चा आके ढूंढता रहता है, उनको ये बच्चे मिलते ही नहीं है। तो ऐसे ही हमें ये कोशिश करनी है कि कोरोना हमको ढूंढ ही ना पाए। मैंने कहा आपने उसमें। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहे। इस दौरान हल्की वर्षा और बूंदाबांदी होती रही। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। लेह में हल्का हिमपात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे मिरज लोधा रेल लाइन का तेजी से विद्युतीकरण किया जा रहा है। इस बीच मिरज कोल्हापुर रेल लाइन के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा, आकांक्षी जिले देश की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग केंद्र और चुनाव वाले 5 राज्यों के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी जिले में करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के ताड़देव इलाके में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 161 करोड़ 16 लाख टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.31% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वालों को 3 महीने में एहतियाती टीके लगाने की सलाह दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों को क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्गों के
पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने का आह्वान किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।